नमस्कार बच्चों, आज हम आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे। ये एक आंचलिक कहानी है। कहानी पढ़ने से पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं से रूबरू हो लेते हैं। इस कहानी में लेखक ने भारत पर इंडिया के छा जाने की कथा का वर्णन किया है। व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कलाओं और लोक कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी भी ये कथा जो है वो दर्शाती है। यहाँ पर लेखक ने प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इस समस्या को उठाया है कि जैसे ही व्यवस्था बदलती है उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो कहीं ना कहीं लोक कलाओं और लोक कलाकारों पर पड़ता है। कहानी में जिस गांव का नाम लिया गया है वो गांव है श्यामनगर और इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लुट्टन पहलवान। जो मूल समस्या यहाँ पर उठाई गई है वो है अनावृष्टि की। गांव में बरसात का ना होना और बरसात ना होने की वजह से अनाज की कमी हो जाना, मलेरिया और हैजे का प्रकोप जिससे कि गांव भर में त्रासदी आ जाए, ये इसी कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। कहानी की व्याख्या से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आंचलिक शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है तो इन शब्दों के अर्थ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला शब्द है भयार्त। भयार्त होता है डर से व्याकुल। निस्तब्धता यानी कि सन्नाटा। धारोष्ण दूध, ताज़ी धार का जो गर्म दूध होता है उसे कहा जाता है धारोष्ण दूध। जयागमत या फिर जनमत। जयामत और जनमत का अर्थ है समूह। भावी यानी कि आने वाला। वज्रपात कहर। प्रभा यानी कि चमक। पथ्यविहीन रास्ता भटके हुए। रुग्ण रोगी। क्रंदन रोने की आवाज़। होल इंडिया समस्त भारत। सुडौल बलशाली। कोलाहल शोर। उदरस्थ पेट में डालकर। रुदन होता है रोना। ढाढ़स धैर्य। स्नायु नसें। निस्पंद बिना सांसों के। अनावृष्टि वर्षा का ना होना। संकुचित सिकोड़ना। अर्धमृत यानी कि अधमरा, आधा मरा हुआ। चेष्टा होता है प्रयास और देह होता है शरीर। तो इन शब्दों के अर्थ बताने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अब जो है आपके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है। तो 1 और 2 अंकों के जब शब्द होंगे, जैसे आप जब गद्यांश की व्याख्या करते गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो कई बार गद्यांश में से ही 2-3 कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनके अर्थ जो हैं वो पता होने चाहिए। जब भी बच्चों आप लेसन पढ़ेंगे तो पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और जो भी कठिन शब्द होते हैं उनको आप रेखांकित कर लिया कीजिए और उनके अर्थ जानने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब आप उनके अर्थ को समझेंगे तब आपके लिए पाठ को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। पहलवान की ढोलक। ये कहानी है श्यामनगर के समीप के एक गांव की। श्यामनगर के समीप का एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त था। चारों ओर करुण सिसके और कराहने की आवाज़ें गूंज रही थीं। सन्नाटा बहुत भयंकर था और इस भयंकर सन्नाटे में सियारों और कुत्तों के समूहों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन इस भीषणता के साथ साथ एक और आवाज़ आ रही थी, लुट्टन पहलवान की ढोलक की, जो इस भीषणता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी पहलवान की ढोलक की आवाज़ इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। लुट्टन के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसे छोड़कर चल बसे थे। उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, इसीलिए उसकी विधवा सास ने ही उसका लालन पालन किया। ससुराल में पलते बढ़ते वो पहलवान बन गया और एक बार श्यामनगर में लगे मेले के एक दंगल में उसने वहाँ के प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे डाली थी। वो चांद सिंह जो शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। जैसे ही लुट्टन सिंह ने उसे हराया तो उसकी जय जयकार होने लगी और वो इलाके में लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा ने भी उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया। लुट्टन सिंह ने बहुत अच्छे दिन देखे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी 2 पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग से धार गई। लुट्टन अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना चाहता था, इसलिए उसने बचपन से ही उन्हें दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया। यहाँ एक और कुठाराघात उस पर हुआ कि
वहाँ के राजा का स्वर्गवास हो गया और जो नया महाराज आया उसने गद्दी संभालते ही राज्य में अनेकों परिवर्तन कर दिए। दंगल का स्थान अब घोड़ों की रेस ने ले लिया था, तो लुट्टन सिंह को वहाँ से निकलना ही उचित लगा। उसने ढोलक को कंधे में लटकाया और अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस अपने गांव लौट आया। उसे लगा था यहाँ वो नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाएगा, लेकिन गांव के किसान और खेतीहर मजदूर भला कुश्ती क्या सीखते। तो उसका ये काम ज़्यादा नहीं चला, लेकिन किसी प्रकार वो अपनी जीविका जो है वो चला रहा था। तभी अचानक गांव में समस्याओं का वज्रपात हुआ। अचानक से अनावृष्टि, अनाज की कमी, मलेरिया और हैज़ा सब तरफ फैल गए और लोग भूख, हैज़े और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इतना डर जाते थे कि सांझ होते ही अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाया करते थे। उस समय रात्रि की विभीषिका और सन्नाटे को केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की तान ही ललकार कर चुनौती देती थी। यही तान इस भीषण समय में धैर्य प्रदान करती थी। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी इस भीषण विभीषिका के शिकार हो चुके थे। सुबह होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को जब निस्तेज पाया तो वो अशांत मन से उठा और उसने दोनों को उठाकर नदी में बहा दिया। लोग सुनकर हैरान रह गए थे कि इस असहनीय वेदना और त्रासदी में भी वो टूटा नहीं। रात्रि में वो फिर से पहले की तरह ढोलक बजाता रहा। उसकी इस ढोलक की आवाज़ से लोगों को सहारा मिलता था। लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद जब रात के समय ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसके कुछ शिष्यों ने अगली सुबह पहलवान को तलाशने की कोशिश की और उन्हें पहलवान की लाश सियारों द्वारा खाई हुई मिली। कहानी के अंत में पहलवान भी भूख और महामारी की शक्ल में आई मौत का शिकार बन गया। ये कहानी सिर्फ लुट्टन पहलवान की ही कहानी नहीं है, ये हमारे सामने व्यवस्था की पोल खोलती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि व्यवस्था के कारण लोक कलाएं लुप्त हो रही हैं और हमारे सामने ऐसे अनेकों प्रश्न भी पैदा हो जाते हैं कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। लुट्टन की पहलवानी की कला जो है वो नए महाराज के आते ही ख़त्म हो गई। सिर्फ ख़त्म ही नहीं हुई बल्कि उसका तो सारा का सारा संसार जो है वो इससे प्रभावित हो गया। यहाँ पर लेखक ने जो है एक बड़ी ही ज्वलंत समस्या को उठाने का प्रयास किया है कि लोक कलाओं के लुप्त हो जाने से वहाँ के कलाकार जो हैं वो भी अप्राकृतिक मौत का कारण का जो ग्रास जो है वो बन जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है वो इस व्यवस्था के परिवर्तन की भेंट जो है वो चढ़ जाया करता है। तो लेखक को ये लगता है कि ये व्यवस्था जो है अगर वो बदलती भी है तब भी लोक कलाओं को उनका वास्तविक